गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 1 मुख्य कार्यपालिका से प्रश्न 2 एक सफल मुख्य कार्यपालक या कार्यपालिका के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए, इसका अध्ययन करेंगे या इसको रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज करने से पहले थोड़ा इसका जो भूमिका है इसके बारे में बताते हैं। क्या है ये? मुख्य कार्यकारी को प्रशासकीय ढांचे की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यानी जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है, शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है, वो क्या करती है, पूरे के पूरे शरीर को एक आकृति सही दिशा प्रदान करती है। यदि रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाती है तो शरीर का ढांचा समाप्त हो जाता है और आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, यानी वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसी प्रकार जो कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक है, वो भी क्या करता है, शरीर में अपने प्रशासनिक इकाई में एक रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। यदि कार्यपालक असफल होता है तो उसका कहने का तात्पर्य है कि पूरा ही प्रशासन असफल हो जाता है। तो इसलिए मुख्य कार्यपालक का सफल होना या उसके अंदर वो सभी गुण होने चाहिए जो कि पूरे प्रशासन को एक साथ ले चलने में समर्थ हों। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, मुख्य कार्य को प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ माना जाता है। तो मेन बात इसके अंदर ये आई है, जॉन विग के कथनानुसार, यानी उसके जॉन विग के अनुसार मुख्य कार्यपालिका को जितने अधिक तथा भारी कार्य करने होते हैं उनको कोई व्यक्ति, चाहे वह कितना योग्य क्यों न हो, व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकता। तो इसकी एक जो क्या होगा, हमारी डेफिनेशन इसके अंदर हो चुकी है। जब आप लिखोगे तो डेफिनेशन या परिभाषा को अलग लाइन से लिखना है। पहले आप इसके बारे में और ज़्यादा भी लिख सकते, जैसा आपको बताया गया है कि जिस प्रकार अभी आपको बताया है, वो लिखने के पश्चात आप उस लाइन को छोड़ के आगे लिखोगे जॉन विग के कथनानुसार, यानी परिभाषा लिख के ये लिख सकते हो। तो इसके अंदर फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वैसे एक बार हम इसको पढ़ते ज़रूर हैं। महान कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए कुछ व्यक्तिगत गुणों एवं विशेषताओं की आवश्यकता होती है। वैसे सफल कार्यकारी के ऐसे गुणों के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। इस संबंध में विद्वानों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। सफल मुख्य कार्यपालिका के लिए विभिन्न गुणों की एक सूची बनाई जा सकती है जो इस प्रकार से हैं या जो निम्नलिखित हैं। यहाँ तक लिख के आप क्या लिखोगे, जो निम्नलिखित है या जिनको निम्नलिखित गुणों के रूप में देखा जा सकता है, यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद यानी पहला जो इसका गुण होगा, अच्छा नेतृत्व यानी अपनी टीम को साथ लेके चलने का गुण होना चाहिए। उसके अंदर एक अच्छा नेता होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है सहयोग की भावना होनी चाहिए। उसकी वाटु शक्ति यानी वाक पटुता भी कह सकते हैं, या उसको यानी बोलने का ढंग है और कुशल अभिव्यक्ति इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। यानी सभी को, कहने का एक मतलब होता है इसका कि सभी को साथ लेके चलने की उसके अंदर अक्षमता होनी चाहिए। तो सबसे पहले है अच्छा नेतृत्व। मुख्य कार्यकारी प्रशासनिक ढंग यंत्र के ईंधन के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसे अच्छा होना चाहिए। नेतृत्व का गुण एक बात में निहित है कि उनमें न केवल वाक पटुता यानी बोलने की अक्षमता एवं कुशल अभिव्यक्ति यानी अच्छे ढंग से बोलना की अक्षमता होनी चाहिए, बल्कि यानी उसके अंदर एक बोलने की अक्षमता, अच्छा बोलने की अक्षमता नहीं, बल्कि उसमें अपने व्यक्तित्व को लक्ष्य से मिलाने, दूसरे कर्मचारियों के साथ विश्वास तथा अच्छे संबंध बनाने की योग्यता भी होनी चाहिए। यहाँ तक हम इसको लिख देंगे। इसके बाद आता है सबल व्यक्तित्व।
सबल व्यक्तित्व यानी मजबूत व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम उदाहरण लेके चलते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे इंदिरा गांधी हुई है, लाल बहादुर शास्त्री हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे कि इनका जो व्यक्तित्व था इतना कुशल था, या इतने सबल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि ये अपने आप, यानी इनकी कथनी में और करने में, यानी कहने में और करने में कोई अंतर नहीं था। तो ये क्या करते थे, पूरी की पूरी पार्टी को अपने साथ मिलाकर ले चलने में समर्थ थे। तो व्यक्तित्व के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, किसी लेखक ने ठीक कहा है, जिस प्रकार केवल कपड़े पहनाकर एक पुतले को मनुष्य नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार केवल वैधानिक शक्तियाँ प्रदान करने से एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह मुख्य कार्यपालिका नहीं बन जाता। यहाँ तक इसको लिख देंगे। यानी कहने का मतलब आगे हम क्या लिखेंगे, ये लाइन ज़रूर लिखनी है। इसके लिए आवश्यक है, यानी क्या है कि कार्यपालिका नहीं बन सकता, इसके लिए यहाँ से इसके लिए आवश्यक है कि मुख्य कार्यकारी अपनी शक्ति एवं व्यक्तित्व का संतुलन बनाए रखे। यानी अपने कार्यों में और शक्ति में क्या बनाए रखेगा, संतुलन है, तालमेल बनाए रखे। उसमें शक्तिशाली व्यक्तित्व के सभी लक्षण, बुद्धि कौशल यानी उनको शक्ति को प्रयोग करने की कुशलता, दूरदर्शिता यानी जो आगे आने वाले जो उसके परिणाम है उनके बारे में ज्ञान, प्रयोजन की दृढ़ता यानी नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, यानी एक प्लानिंग के अनुसार कार्य करने की दृढ़ता या मजबूती उसके अंदर होना चाहिए। यानी कार्य कुशलता, फिर बोधगम्यता एवं कठोर परिश्रम आदि होने चाहिए। इसके साथ साथ उसकी योजनाएं एवं आज्ञाएं बुद्धिपूर्ण होनी चाहिए, अन्यथा अधीनस्थ अधिकारी से सहयोग एवं विश्वास प्राप्त नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है, यदि एक कोई भी व्यक्ति, हम एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, कोई व्यक्ति है आज ये कहता कि मैं ये काम कल करूँगा, तो कल फिर वो कहता कि मैं उस कार्य को फिर करूँगा, तो बार बार वो क्या करता है, उस कार्य को टालने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है जो उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो अपना क्या कर देता है, विश्वास खो देता है। इसी प्रकार क्या होता है, वो दूसरे जो कर्मचारी हैं उनको क्या रखता है, अपनी शक्तियों का जो एहसास उसको नहीं होता कि इसकी पावर क्या, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होता है, तो उसके अंदर जो पाया जाने वाला लचीलापन है, तो वो भी कई बार क्या कर देता, जो अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उनको नियंत्रण से या उसके विश्वास से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो आपको इसमें ये लिखना है। अब क्या है, प्रशासनिक एवं राजनीतिक गुण। अब यदि हम प्रशासनिक एवं राजनीतिक गुण करें, इससे पहले ये भी बताया जा सकता है, इसके अंदर क्या लिखा जा सकता है कि पार्टी की स्थिति, जो पोजीशन है पार्टी की, सरकार जब बनाती है तो वो क्या है, यदि पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है तो कार्यपालिक की जो स्थिति है वो क्या होगी, मजबूत होगी। यदि यदि सरकार बहुमत के साथ नहीं है या सहयोगी दल के साथ सरकार बनाई गई है तो कार्यपालक की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि उसका पोजीशन है, मुख्य कार्यपालक की जो पोजीशन को निर्धारण करने में इसका भी योगदान होता है। अब इसके बाद आता है कि लोगों में छवि कैसी है। यदि जो प्रधानमंत्री हुआ है, फॉर एग्जांपल यदि हम नरेंद्र मोदी की बात लेके चलते हैं, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात लेके चलते हैं, यदि हम लाल बहादुर शास्त्री की बात लेके चलते हैं, तो वो जो नेता थे वो क्या हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता के कारण, इंदिरा गांधी थी, उन इतने अधिक लोकप्रिय थे लोगों में, जिसके कारण क्या हो गई, उनकी पार्टी में स्थिति भी क्या हो चुकी थी, मजबूत हो गई थी। क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, वो सरकार जो पार्टी है वो सरकार तभी बनाएगी जब जब नेता क्या होगा, लोगों में लोकप्रिय होगा। तो ये भी बातें इसके अंदर लिखी जा सकती हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट आते हैं
आता हमारा जो तीसरा पॉइंट प्रशासकीय व राजनीतिक गुण, इस पॉइंट्स के अंदर आते हैं। सरकारी या प्रशासकीय कार्यों में मितव्ययता एवं कार्यकुशलता लाने के लिए सफल मुख्य कार्यकारी में निम्नलिखित प्रशासकीय एवं राजनीतिक गुण होने चाहिए। यहाँ पर मितव्ययता का मतलब होता है कि बिना समय गंवाए कम पैसे से यानी सीमित बजट के अंदर अच्छे ढंग से कार्य करना, यानी पूर्णता से कार्य करना, ये मितव्ययता कहलाती है। चलिए इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है ये देखते हैं। मुख्य कार्यकारी को प्रशासन से संबंधित प्रत्येक विषय का पूर्ण ज्ञान हो, यहाँ तक लिख देंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, मुख्य कार्यकारी को प्रशासन से संबंधित प्रत्येक विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा हम लिख सकते हैं, मुख्य कार्यकारी में आत्मविश्वास एवं प्रशासन से संबंधित शीघ्र निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि कोई भी यदि विपरीत परिस्थिति आ जाती है, हालात कमज़ोर हो जाते हैं, तो एट ए टाइम उसके अंदर क्या ऐसा गुण होना चाहिए कि उस हालात को निपटने के लिए उसमें अंदर वो गुण होना चाहिए कि वो तुरंत निर्णय लेने की उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि अब घटना घट रही है 2 दिन के बाद वो क्या करेगा उसके ऊपर निर्णय करेगा, तो ऐसे उसमें गुण होना चाहिए कि वो शीघ्र निर्णय ले। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट है, मुख्य कार्यकारी में अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग बढ़ाने एवं कार्य के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करने की योग्यता होनी चाहिए। या ये कह सकते हैं कि मुख्य कार्यकारी में अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट आता है आपका। नंबर 4 पॉइंट है, मुख्य कार्यकारी में अपने संगठन की उचित व्यवस्था रखने की योग्यता होनी चाहिए। या क्या कह सकते हैं, उचित व्यवस्था एवं सामाजिक हित में बड़े बड़े लक्ष्यों के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए। सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल। उचित तालमेल स्थापना या स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद है नंबर 5, मुख्य कार्यकारी को कुछ प्रशासनिक के व्याधियों जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद आदि से मुक्त होना चाहिए। इसके अंदर यहाँ तक हम लिख देंगे। यानी कहने का मतलब है क्या, कई बार क्या होता है, कई बार क्या हमेशा हमने हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर देखा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर या गवर्नमेंट जॉब लगवाना है उसके अंदर ये देखते हैं सबसे पहले उसका क्या है, कोई भाई है, भतीजा है, उसके बच्चे हैं, उनको जॉब दिलवाने का कार्य करते हैं या पैसे लेकर जॉब दिलवाने का काम करते हैं। भ्रष्ट हैं, काम करते नहीं हैं, रिश्वत लेके कार्य करवाते हैं, तो वो इसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो इन सभी बातों से वो क्या होना चाहिए, दूर होगा। यदि नेता क्या होगा, ईमानदार होगा। यदि उनके अंदर ये गुण नहीं होंगे तो वो एक अच्छा नेता भी होगा, उसके अंदर अच्छा नेतृत्व भी होगा और उसके अंदर प्रशासकीय गुण भी, प्रशासनिक वश के साथ साथ राजनीतिक गुण भी पाए जाएंगे। तो आज आपका जो क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कल हम क्वेश्चन करेंगे मुख्य कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।